नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजीव निगम और शरद जोशी कैफ़े में आप सभी का स्वागत है। यूँ तो शरद जोशी जी के बहुत सारे व्यंग लेख आप लोगों ने पढ़े और सुने होंगे, लेकिन एक लेख पढ़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है और मेरा बहुत ही पसंदीदा लेख है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है एक उदीयमान नेता से भेंट। अब तक वे अच्छे खासे नेता हो गए होंगे। 4 साल बीत गए। मैट्रिक प्रथम श्रेणी में पास करने वाले के विषय में बिना जाने ही 4 साल बाद कह सकते हैं कि वह बीए हो चुका होगा। कहानी में जैसा लिखा होता है कि अब तक कमला, विमला या निर्मला जवान हो गई होगी, उसी तरह से कह सकता हूँ कि वो नेता हो गए होंगे। स्थानीय राजनीति के भीड़ भरे चौराहे पर जिस तरह धक्का मुक्की करते, गर्दन उचकाते, पैर कुचलते वे आगे बढ़ रहे थे, उस हिसाब से उन्हें नेता हो जाना चाहिए। वे किस दल में प्रवेश कर गए होंगे कह नहीं सकते। कांग्रेस से, कम्युनिस्ट, जनसंघ से, स्वतंत्र, वे कहीं भी जा सकते हैं। यह भी हो सकता है कि एक निजी किस्म की पार्टी वे बना चुके हों और खतरे की तरह खड़े हो गए हों। उनकी बाकी छवि देखने का सौभाग्य एक हरिजन सम्मेलन में प्राप्त हुआ। हरिजनों के सम्मेलन में पंडित ब्राह्मणों की, चाहे वे वक्ता ही क्यों न हो, स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे प्राचीन काल में ब्राह्मण सभा में शूद्र की रहती थी। दिमाग और जबान के बीच 1.5 मील का फासला बना चुप बैठा रहे। विचार आए तो कह नहीं सके, पर पंडित गजानन मिश्र जो अपने क्षेत्र के उदीयमान नेता थे, चुप नहीं रहे और संयोजकों का कहला भेजा कि भाषण देना चाहते हैं। मुख्य अतिथि आए नहीं थे और भीड़ बनाए रखने के लिए भोंगे से कोई ध्वनि निकलती रहे आवश्यक था। संयोजकों ने घोषणा की कि पंडित गजानन मिश्र और हरिजन श्रोताओं ने साश्चर्य कहा, ओहो, पंडित बोलेंगे हमारी सभा में। वे जमकर बैठ गए। भोंगे से निकले मिश्र जी के वचन आज तक मेरे मानस में रिकॉर्डेड थे। कहते थे, हरिजन भाइयों, किस फेर में पड़े हो, अब जात पात नहीं रही। होटल में साथ बैठकर अखिल मानव चाय पीते हैं। ब्राह्मण पुत्र क्रिस्तान की पुत्री से विवाह करता है। वैश्य और शूद्र सबका रेल में एक ही डिब्बा बन गया है। 2 पटरी पर नाना मुसाफिर। धर्म का टंटा नहीं रहा। जब धर्म नहीं तो जात क्या, और जब जात नहीं तो सम्मेलन कैसा। आप लोग आज हरिजन सम्मेलन रचाया। एक बात उठी मन में तो बोलने आया हूँ कि हरिजन की सबसे मोटी समस्या क्या, यही कि वो हरिजन है। सम्मेलन करिएगा तो और भी हरिजन हो जाइएगा। भारतीय संस्कृति मिक्सचर की संस्कृति है। पब्लिक दाल, चूड़ा, सेव सब मिलाकर खाती है। ब्राह्मण दाल है तो छत्री चूड़ा और आप सेव हैं, और हमारा भारत एक प्लेट है। तीनों जितना मिलेगा उतना टेस्ट बढ़ेगा भाइयों। अब तो सर्वजाति सम्मेलन होना चाहिए। ईश्वर ने सबको एक एक वोट दिया है, कोई भेद नहीं किया। ब्राह्मण और शूद्र का वोट एक ही रंग का है। आप जरा विचारिए और समय की चाल भाप कर काम कीजिए। भाषण समाप्त होने पर श्रोताओं ने तालियां और संयोजकों ने गालियां बजाई। आरंभ में ही सभा उखाड़ भाषण। मंच से रौब से उतरते पंडित जी से मैंने विशिष्ट नवनीत नम्रता के साथ झुककर कहा, वाह, आप बहुत सुंदर बोले। देखो, बोले ना। वे मुस्कुराए, फिर कहने लगे, हमसे कहते थे सब लोग कि आप हरिजनों के सम्मेलन में बोल नहीं सकते। हमने कहा बोल कर दिखाएंगे। सबकी सभाओं में बोलते हैं।
तो हरिजन की सभा में भी बोलेंगे। मैंने पूछा कि आप सब सभाओं में बोलते हैं? इस क्षेत्र में जो सभा होगी उसमें हम बोलते हैं कांग्रेस, कम्युनिस्ट, जनसंघ और वे क्या नाम है इसका, स्वतंत्र। अरे नहीं नहीं, वे दूसरा अच्छा सा नाम क्या है, प्रजा समाजवादी। हाँ हाँ, उनकी सभा में भी हम भाषण दिए हैं। इन सब सभाओं में आप किस विषय पे बोलते हैं? अरे सभी विषयों पे बोलते हैं। नेता होना है तो सब विषयों पर बोलना ही होगा। देखो, शास्त्र में लिखा है कि भाषण दो तरह का होता है, खंडन और मंडन। तो मंडन में चापलूसी हो जाती है और धाक जमती नहीं। हम खंडन करते हैं, चाहे कोई विषय हो। वे मुस्कुराए, आप गांधीवादी हैं, समाजवादी, साम्यवादी क्या हैं? अरे हम होशंगाबादी हैं, वहीं के रहने वाले हैं, नर्मदा किनारे के। यहाँ आन बसे हैं, मैया के आशीष से पॉलिटिक्स में घुस जाएंगे। हमें एक बात पता है, बोलने की अच्छी प्रैक्टिस हो जावे तो नेता बनना कोई मुश्किल नहीं है इस ज़माने में। आप अध्ययन भी करते हैं राजनीतिक साहित्य आदि का? मैंने पूछा। वो देखो 3 पुस्तकें हैं जिनमें सारी राजनीति का सार निचोड़ सब आ गया है। चाणक्य नीति, विदुर नीति, शुक्र नीति, हमने तीनों घोट ली है और पिए बैठे हैं। और एक बात जानते हैं कि जनता चमत्कार को नमस्कार करती है। एक बार रुपया एकत्र हो जाए तो हम घर का भोंगा और बैटरी खरीद लेंगे, जहां चाहे वहां सभा रचा दें। हमें कौन नेता बनने से रोक सकता है? और इधर कथावाचक को जाएंगे तो वहां भी हमारा भोंगा लगवाएंगे और जजमान से उसका रुपया अलग वसूल करेंगे। वे दूर क्षितिज की ओर देखने लगे जैसे वहां उनकी सभा हो रही हो। पंडित जी से दूसरा साक्षात्कार तब हुआ जब वे अनशन को बैठे थे। अफवाह चल गई कि कस्बे से थाना उठाया जा रहा है। चोर उचक्कों के अभाव में कोतवाली की कोई उपयोगिता नहीं है। किसी ने मिश्रा जी से कह दिया कि थाना उठ गया तो कस्बे की रौनक चली जाएगी। वे बोले, हम इस बात पर अनशन करेंगे। तीसरे दिन एकादशी का व्रत भी था। पंडित गजानन मिश्र थाने के सामने तख्त बिछाकर बैठ गए, भोंगा लगवाया और सरकार को चुनौती देते हुए अनशन की घोषणा कर दी। उस दिन आपका भाषण अत्यंत प्रभावशाली था। भाइयों, ये जो थाना आप सामने देख रहे हैं, ये जो इस कस्बे की जान है, शोभा है, ये थाना जिसे बड़े बड़े रथी महारथियों को गिरफ्तार करने का सौभाग्य मिला है, अब इस कस्बे में नहीं रहेगा। यह यहाँ से चला जाएगा। यह थाना जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, यह देवालय के समान है। भाइयों, जब किसी को कष्ट होता है, हम यहाँ शिकायत कर देते हैं और कष्ट दूर हो जाता है। यह थाना जिसका हमारे कस्बे के सामाजिक और राजनीतिक उत्थान में बड़ा हाथ रहा है, जो हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है, अब यह यहाँ नहीं रहेगा, यह चला जाएगा। भाइयों, सरकार थाना नहीं तोड़ रही है, मानो हमारा हृदय तोड़ रही है। आप सोचिए कि थाना नहीं रहेगा तो क्या होगा? हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आज कस्बे का बच्चा बच्चा शान से कहता है कि हमारे यहाँ एक थाना है, पर कल जब बात चलेगी वह शर्म से सिर झुका लेगा। सारी दुनिया क्या कहेगी कि हमारे यहाँ एक थाना भी नहीं। हम पुलिस वालों के दर्शन के लिए तरस जाएंगे। आज इस कोतवाली के कारण 8 पुलिस वालों की रोटी चल रही है। कल थाना नहीं रहेगा तो उनका क्या होगा? उनके बच्चे बिलक बिलक कर मर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक मैं जीवित हूँ, ये थाना नहीं टूट सकता। आज एकादशी है, मैं अनशन करूँगा। अनशन के लिए ऐसी पुण्यतिथि और कौन सी होगी? ये थाना अगर जाएगा भी तो मेरी लाश पर से जाएगा। सरकार कहती है
यहाँ थाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती, डाके नहीं पड़ते। मैं सरकार के इस तर्क का खंडन करता हूँ। मेरा विश्वास है कि मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि इस भूमि में चोरों की कमी नहीं है। अरे, चोरी तो मानवीय प्रवृत्ति है और मानव पर मेरी दृढ़ आस्था है। थाना उठाने का कोई कारण नहीं। मैं सरकार से अपील करता हूं कि थाना नहीं उठाएं और कस्बे की जनता की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि यहां बराबर चोरी के केसेस होते रहेंगे। जब तक सरकार मेरी मांग मंजूर नहीं करती, मैं अनशन करूंगा। उस रोज उनका भाषण सुन थाने पर पहरा देने वाले सिपाही भी रोने लगे थे। जनता ने नारे लगाए, थाना नहीं टूटेगा, पंडित गजानन मिश्र जिंदाबाद। उस दिन वे खासे नेता हो गए थे। बाद में सरकार को झुकना पड़ा और थाना नहीं उठा। अनशन समाप्त कर 1 माह तक पंडित जी भोजन के निमंत्रण पाते रहे। कस्बे से मेरा तबादला हो गया। 4 साल हो गए। कभी कभी जब राजनीति की चर्चा चलती है तो उनकी याद आ जाती है। वे अब तक नेता हो चुके होंगे। 4 वर्ष की साधना बहुत होती है। फिर वे तो तीनों नीति ग्रंथ सब पढ़े बैठे हुए थे। धन्यवाद भाइयों। ये लेख पढ़ा और शरद जोशी कैफ़े से जुड़ने वाले सारे लोगों को मैं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।